नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राम तीरथ आप सभी को स्वागत करता हूं मेडी जी यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी जो वीडियो है दैट इज फॉर बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस को कैसे हैंडल करें। डेट आ चुका है, ओनली 2 मंथ्स आ रहा है, तो 2 मंथ्स में क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रखा जाए, किस सब्जेक्ट को वेटेज दिया जाए, किसको वेटेज नहीं दिया जाए, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम कैसे क्रैक करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आप सबको ध्यान रखना है कि डेट आ चुकी है। बीपीएससी एई 20 सितंबर से 22 सितंबर तक कभी भी हो सकता है। तो जब डेट आ चुकी है तो काउंटडाउन बिगिन हो चुका है और अब आपके पास 2 महीने हैं। इन 2 मंथ्स में हमें जी जान लगा देना है, हमें ये एग्जाम क्रैक करना है। और क्यों करना है? क्योंकि बीपीएससी का जो ये एग्जाम, स्टेज एई का जो एग्जाम होता है, ये बहुत लंबे टाइम के बाद आता है, 3 से 4 साल और कभी कभी 5 साल के गैप के बाद आता है। और आपकी प्रिपरेशन के दौरान अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो आपसे लकीएस्ट पर्सन कोई नहीं हो सकता। ये आप उन लोगों से पूछिए जिन्होंने पिछले साल जो बीपीएससी एई का एग्जाम हुआ था पहले, जिस पर 450, 500, 1000 सीट आई थी, उन लोगों ने जिन्होंने क्रैक नहीं कर पाए, उनसे जाके पूछिए कि ये उनके लिए एक तरह से कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। तो यहां पर आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, करना है तो करना है, और 2 मंथ्स आर मोर देन सफिशिएंट इफ यू मेक योर माइंडसेट। वरना तो 2 साल भी लोगों को कम पड़ जाते हैं। तो माइंडसेट को स्ट्रांग रखना है और हमें इन 2 मंथ्स में इस एग्जाम को क्रैक करना है। तो करना है, इस चीज को आप ध्यान रखें। आइए तो 2 मंथ्स में ये एग्जाम कैसे क्रैक होगा वो हम देख लेते हैं। तो युद्ध में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए युद्ध किसके साथ हो रहा है, क्या क्या उसमें एक तरह से अपोजिशन में क्या क्या सेनाएं हैं, किस किस तरह के हथियार हैं। यानी कि कहने का मतलब हमें सिलेबस का पता होना चाहिए। जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो हिंदी इंग्लिश एक तरह से क्वालिफाइंग ओनली है, जिसमें आपको 30 मार्क्स ईच लाने हैं। तो आई होप हिंदी इंग्लिश सबको आता है। यहां पर अब जो चीजें हैं उसमें 2 बड़ी बड़ी चीजें, एक है जीएस एंड जनरल इंजीनियरिंग साइंस और एक है टेक्निकल। जब मैं जीएस और जनरल इंजीनियरिंग साइंस की बात करता हूं तो जीएस में कॉन्टेम्परेरी जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से वो पूछेगा। तो हमें प्रीवियस पैटर्न को एनालिसिस करना है कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया जा रहा है, वो आप अच्छे से समझिए और उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाइए। रही बात जनरल इंजीनियरिंग साइंस के बारे में, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट परेशान है। एवरीवन, सर वो कैसे होगा? अरे बच्चा, जाके सिलेबस को देख, और जब आप वहां पर सिलेबस देखते हो तो यू विल सी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज देयर, सर्वे इज देयर, solid mechanics is there, construction material is there, environmental is there, along with that FM is there, and that project management CPM part is there। अरे भैया, ये तो कुछ पढ़ता है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए इट इज नॉट, सिविल इंजीनियरिंग के लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ 3 सिलेबस में 3 पॉइंट जो कि आपके ट्रांसपोर्ट, सेकंड इंजीनियरिंग कन्वर्जन, एलिमेंट्री इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल आ रहा है, एनर्जी कन्वर्जन में थर्मोडायनेमिक्स मैकेनिकल आ रहा है, और जो आपका ट्रांसपोर्ट एंड एफएम है उसमें मेनली एफएम है और कुछ और लोग हैं। तो ये 3 चीजें अलग है, बाकी सारा सिविल है। तो बी कॉन्फिडेंट, डोंट पैनिक एट ऑल, सब कुछ आपको आता है, आप सब लोग पढ़ते हो, आपके लिए वो चीज नया नहीं है। नया है तो सिर्फ ये इलेक्ट्रिकल, थर्मोडायनेमिक्स और वी कैन से एफएम के कुछ नए वाले लॉ हैं। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं है। नाउ पॉइंट इज टू बी नोटेड। तो यहां पर अगला पोर्शन जो है वो टेक्निकल है। सिविल इंजीनियरिंग 10 से 12 सब्जेक्ट्स है, और 10 से 12 सब्जेक्ट का जब आप पैटर्न देखोगे तो यू विल सी कि बहुत हल्के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से जब आप कंपेयर करते हो तो हल्के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, और वो हल्के लेवल के क्वेश्चंस आपके नोट्स से सॉल्व हो जाएंगे। एंड इफ यू कांट बिलीव, यू कैन चेक योर नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर, एंड यू कैन कंपेयर, यू विल सी दिस थिंग। तो यहां पर इस चीज का आप ध्यान रखिए कि प्री निकालने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इजीली निकाल सकते हो। तो यहां पर हम अच्छे से इन सब चीजों को मैनेज करेंगे। तो अब प्लानिंग, सेकंड,
हाउ वी कैन डू इट, प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा कि दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करिए, बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर डिनर एंड दिस इज द डे टाइम। बिफोर ब्रेकफास्ट आप उठे और ब्रेकफास्ट से पहले मैं आपको कहूंगा कि 2 से 3 घंटे आपको एक तरह से जीएस को देना है। मैं ये मान के चलता हूं कि आप अगर 8 बजे एक तरह से ब्रेकफास्ट करते हैं तो मॉर्निंग के जो 2 to 3 आवर्स है, मॉर्निंग में जो 2 to 3 आवर्स है वो आप जीएस को दीजिए। ठीक है, आप अगर 6 बजे उठ रहे हो तो 6 से 8 बजे का, 5 बजे उठ रहे हो तो 5 से 8 बजे तक का टाइम मिनिमम जो है 2 आवर्स आप डेली जो है आने वाले 2 महीने में किसको दोगे, जीएस को दोगे। रात को मैं मान के चलता हूं कि डिनर आप 9 बजे करते हो और 9 बजे के बाद दैट टाइम इज फॉर जनरल इंजीनियरिंग साइंस। और जनरल इंजीनियरिंग साइंस में हमारा जो 7 पॉइंट्स है, सिलेबस के 7 पॉइंट्स है वो हमें आते हैं। तो रिमेनिंग 3 पॉइंट्स है उनको थोड़ा सा देखना है और बाकी 7 पॉइंट तो अच्छे करने, जो हमारा अच्छा वो अच्छा होना चाहिए और जो बुरा है उसको भी हमें अच्छा करना है। और इस तरह से अगर 2 महीने में हम प्लानिंग करते हैं तो देन इजीली वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स। अब रही बात दिन की, 8 बजे से लेकर मॉर्निंग 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का टाइम, मॉर्निंग 8 से 9 बजे तक का टाइम आप टेक्निकल को दो, जिसमें कि आप कह सकते हो कि वहां पर मॉर्निंग 8 से और आपके जो रात के 9 बजे तक है, इसमें हो सकता है आप कोई क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो वो क्लासेस आ गई, चाहे वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, या फिर आप एक तरह से अभी क्लासेस ले चुके हो, खुद से कर रहे हो, तो ये मोर देन सफिशिएंट टाइम है। तो लाइक दिस यू कैन प्रिपेयर योर डे एंड व्हेन यू प्रिपेयर योर डे लाइक दिस देन इजीली यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो मेडी जी की जनरल इंजीनियरिंग साइंस की बुक्स हैं, वो बुक्स आप रेफर कर सकते हो। मेडी जी का दैट कोर्स इज आल्सो देयर, इफ यू वांट यू कैन टेक दैट। सो लाइक दिस वी कैन डू प्रॉपर प्लानिंग। और अगर आप प्रॉपर प्लानिंग इस तरह से करते हो तो अब आप अगर सोच के देखोगे कि बिफोर ब्रेकफास्ट जीएस, आफ्टर डिनर जनरल इंजीनियरिंग साइंस एंड बीच में टेक्निकल, अब आपको चीजें थोड़ी सी इजी नजर आएंगी। और अब आप जब देखते हो तो इतना टाइम आपके पास है कि आप अच्छे से इन चीजों को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। सो फॉलो दिस थिंग, फॉलो दिस शेड्यूल एंड इफ यू आर फॉलोइंग दिस शेड्यूल देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। तो रिमेंबर दिस थिंग, रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए प्रैक्टिस करिए। शॉर्ट नोट्स की आप हेल्प ले सकते हो, हैंडबुक मेडी जी की हैंडबुक है, उससे आप टेक्निकल बहुत आसानी से कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो। और इस तरह से जब आप रिवाइज करोगे नोट से और हैंडबुक से तो बहुत आसानी से रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टू बी नोटेड, बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं, सर 25 मार्क्स तो सर एक्सपीरियंस के दिए जा रहे हैं। अब दिए जा रहे हैं वो तो ठीक है, क्योंकि कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी पहले से लगे हुए हैं, उनको भी तो एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी दी गई है, तो इसमें पैनिक होने की क्या बात है। सर आई एम फ्रेशर, हाउ आई कैन compete with them? Point is genuine, but point is to be noted. Suppose for example per year he is getting 5 marks. सपोज मान लेता हूं कि उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपसे 15 मार्क्स आगे है, मान लेता हूं 15 मार्क्स आगे है। तो ध्यान दीजिएगा 3 साल के एक्सपीरियंस पर वो 15 मार्क्स आपसे आगे है, तो ध्यान दीजिएगा यू आर फ्रेशर, यू आर इन टच विद द ऑल द सिलेबस, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल। क्या वो 3 साल वाला बंदा आपसे कंपीट कर पाएगा टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, सिलेबस में? तो इट इज वाइस वर्सा, जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा उसकी टेक्निकल पर कमांड कम होगी, और आप फ्रेशर हो तो आपके पास वो एक्सपीरियंस के मार्क्स नहीं है लेकिन आपकी टेक्निकल कमांड अच्छी हो सकती है। तो यहां पर वेटेज जो है वो काफी वास्ट है, आप कवर कर सकते हो चीजों को, जीएस में कवर कर सकते हो, जनरल इंजीनियरिंग साइंस में कवर कर सकते हो, और उसके साथ साथ हम जो बाकी के जगह है उनमें भी टेक्निकल में तो कवर करना ही है। वो एक्सपीरियंस वाला बंदा जो है उसके पास एक्सपीरियंस है, वो वर्क कर रहा है, वर्किंग है, तो उसके पास टाइम आपसे रिलेटिवली कम है। So think positive, mindset should be proper. तो एक्सपीरियंस है, उसके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फिर भी यू कैन compete, आप उसको मात दे सकते हो, तो इस चीज को ध्यान रखिए। So जो 2 महीने जो हमारे पास बचे हैं, उस 2 महीने में हम जी जान लगा देंगे और जी जान लगा के एक तरह से प्रिपरेशन करेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखिए। क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिए, करना है तो करना है, ना कोई इफ है ना कोई बट। यहां पर मेडी जी इज ऑलवेज विद यू, मेडी जी का सपोर्ट आपके साथ हमेशा है। आप उसमें कहीं पे भी आपको दिक्कत लगती है, एवरी फैकल्टी इज अवेलेबल, यू कैन आस्क, यू कैन डिस्कस, और इस तरह से जब आप एक तरह से डिस्कस करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको आसान रहेगी। तो पैनिक नहीं होना है। इफ यू आर फ्रॉम बिहार स्टेट, if you are from Bihar state, your hometown, your home state is Bihar, it should be your first priority बच्चा, it should be your first priority।
2 महीने बचे हैं, 2 महीने में जी जान लगा के आपकी प्रायोरिटी ये है, गेट ईएससी अभी दूर है, फरवरी में है, दैट इज ए टाइम, तो वो हम वहां मैनेज कर लेंगे। लेकिन अभी आपका होम स्टेट बिहार है, बीपीएससी बिहार में स्टेट एईएन की पोस्ट है जो बहुत अच्छी पोस्ट है, तो हमें निकालना है, हमें निकालना है, और ये एग्जाम निकालना है तो निकालना है, इस चीज का ध्यान रखें। इसमें ना कोई इफ है ना कोई बट। प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर शेड्यूल के साथ हम चलेंगे, और अगर प्लानिंग प्रॉपर है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल बेटा, इस चीज को आप ध्यान रखें। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, चलने की जिद रख कांटों भरे रास्तों के सामने, चलने की जिद रख कांटे भरे रास्तों के सामने, कभी हारना मत इन हादसों के सामने। तेरा कद तेरे मुकद्दर से बहुत ऊंचा है, तेरा कद तेरे मुकद्दर से बहुत ऊंचा है, आसमां भी छोटा पड़ जाए तेरे हौसलों के सामने, आसमां भी छोटा पड़ जाए तेरे हौसलों के सामने। थैंक यू सो मच एवरीवन, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।